Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मंत्रियों और वीआईपीओं के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने से खुली सरकारी अस्पतालों की पोल। सवाल, आखिर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती क्यों हो रहे हैं राजनेता? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जताई चिंता। कहा, खतरे में है सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था। देश की जनता का ध्यान भटकाने से खत्म नहीं हो सकती समस्याएं। अमित शाह और अयोध्या के राम मंदिर के पुजारी पर दिग्विजय सिंह के तंज पर बीजेपी का पलटवार। कहा, असुर है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हिंदू प्रथा की अनदेखी की वजह से कोरोना संक्रमित हुए अमित शाह। भूमि पूजन तैयारियों के लिए अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। अयोध्या के मेहमानों का आना शुरू हुआ। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भूमि पूजन। और सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने पहुंचे बिहार के एक आईपीएस अधिकारी को जबरन किया गया क्वारंटीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े किए सवाल। विधानसभा में उठी सीबीआई जांच की मांग। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है कोरोना अपडेट को लेकर। अगर आपको लेटेस्ट फिगर्स में कोरोना के बताऊं तो आज भारत विश्व के उन 1 या 2 देशों में आ गया है जहां पर एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित केसेस के मामले आ रहे हैं। अगर आपको पर डे केसेस की बात मैं करूं, अगर पिछले 24 घंटे में भारत में 52,972 केसेस कोरोना के सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 771 मौतें हुई हैं। और अब जो मौतों का आंकड़ा है, जो मरने वालों की संख्या कोरोना से है, वो 38,135 डेथ्स रिपोर्टेड हैं इस समय इंडिया में। रिकवरी रेट ये कहा जा रहा है कि 65.76 है। लेकिन ये तो आपको फिगर्स की बात मैं बताऊं, लेकिन इस समय क्या आपने देखा कि एक पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा था कि बॉलीवुड के बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, किस तरह से बॉलीवुड के जो बड़े नाम हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और वो बड़े बड़े अस्पतालों में जा रहे हैं। अब जो हमारे राजनेता हैं उनकी शायद बारी आ गई है। कल रात को ही रिपोर्ट आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव एंड ही हैज़ बीन शिफ्टेड टू मेदांता हॉस्पिटल। उसके बाद बीएस येदियुरप्पा की खबर आ रही है, जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, कि वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में आज सवाल ये खड़ा होता है कि जो पब्लिक स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सवाल ये उठता है कि जब बड़े राजनेता एम्स में जाते थे तो आज गृह मंत्री अमित शाह को मेदांता जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सिर्फ इसमें अमित शाह को ही नहीं बोलेंगे। हाल में आपने देखा था कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें भी मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई और फिर वो धीरे धीरे वहाँ जाकर ठीक हुए। तो आज सवाल ये उठता है कि जो हमारे स्टैब्लिश्ड पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वहाँ पर ठीक तरीके से तैयारियाँ नहीं हैं? क्या हमारे राजनेताओं को वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ के इलाज में विश्वास नहीं है? क्योंकि जब कैमरे के सामने हम बातें करते हैं, राजनेता बातें करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इतनी बेड्स हैं, हमने इतने वेंटिलेटर्स लगा दिए, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने नर्सेज हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि आज गृह मंत्री अमित शाह का जब ट्रीटमेंट कोरोना संक्रमण के लिए हो रहा है तो वो एम्स में या किसी गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं, बल्कि मेदांता के एक हाई-फाई हॉस्पिटल में हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजनेता जिन फैसिलिटीज़ के लिए काम करते हैं, जिन स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, तो उन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं में आज उनका विश्वास नहीं है। तो क्या ऐसे में हम हेल्थ सर्विसेज में एक क्लास नहीं क्रिएट कर रहे हैं? एक क्लास है जो कि एक क्रीमी लेयर है, फिर उससे नीचे का लेयर है, और जो गरीब जनता है बेचारी, आप उसको मरने के लिए आप किसी भी सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब कोरोना संक्रमित पाए गए थे तो उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विसेज की फैसिलिटी को उठाया था और उसमें वहाँ की नर्सेज को और बाकायदा सारे डॉक्टर्स को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि उनकी एक जो ट्रीटमेंट था उसकी बदौलत वो वहाँ पर ठीक हुए। तो एक अच्छा मैसेज जाता था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा और उन्होंने ये बात कही कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज में जो उनका विश्वास है, तो जो एक पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें विश्वास पाना, और आज इतने साल हो गए हैं, आज आज़ादी के 74 साल ऑलमोस्ट बीत रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आज भी इतनी लचर हैं कि हमारे जो राजनेता हैं, जितने वीवीआईपीज़ हैं, वो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं बल्कि आज भी प्राइवेट अस्पतालों में जाना बेहतर समझते हैं। तो ये तो रही क्लास की। आपको ध्यान होगा कि जो कोरोना वायरस है वो ना किसी धर्म को जानता है, ना किसी क्लास को, ना जाति को, लेकिन जो वीवीआईपीज़ हैं वो हमेशा अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट अस्पतालों में ही लेते हैं। लेकिन कोरोना को लेकर बहुत ही कंफ्यूजिंग खबरें आ रही है। एक तरफ हम बात करते हैं कि वैक्सीन्स आने वाली हैं और आज WHO के जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस एडनम गब्रेसिस, उन्होंने कहा है, और एग्जैक्टली मैं आपको कोट करके बताऊंगी, जो कि एक बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेटमेंट है और लगता है कि कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी अनिश्चितता है जहां तक कोविड-19 के संक्रमण का सवाल है। उन्होंने एग्जैक्टली इस बात को कहा है कि देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट एट द मोमेंट एंड देयर माइट नेवर बी अ सिल्वर बुलेट एज फार एज कोविड-19 इज़ कंसर्न। यानी कि कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर हम कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है और ना ही फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, ऐसा कहना है WHO के डायरेक्टर का। तो आप सोच सकते हैं कि कोरोना कब तक आपके साथ रहेगा, किस हद तक रहेगा, इसका क्या एक्सटेंट होगा, क्या स्केल होगा, इसको लेकर पूरी अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, वहाँ पर संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सारे देशों के रिकॉर्ड धीरे धीरे भारत ही तोड़ रहा है। बार बार जो इस बात को कहा जा रहा था कि अगर भारत में संक्रमण तेज़ी से फैलेगा क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए चीज़ें हाथ से निकलती हुई दिखेंगी। और अब अगर आप देखें मौजूदा हालात में तो वाकई में चीज़ें हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं। लेकिन हमारा देश, हमारी सरकार अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। बहरहाल सारी जो उम्मीदें हैं वो इस समय सेरो सर्वेलेंस पर है। जो सेरो सर्वेज अब निकलेंगे उसमें ये पता चलेगा कि कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने लोगों को कोरोना हुआ और वो कोरोना के साथ भी जिंदा हैं। तो वो सारा एक्सपोजर उन सेरो सर्वेज से पता चलेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कुछ हिदायतें दी हैं मोदी सरकार को और बिल्कुल खुले शब्दों में एक लेख के ज़रिए ये बताया है कि देश की जो सुरक्षा है, अर्थव्यवस्था है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल लचर हालत में हैं, बिल्कुल जो पहले से भी थी उससे भी गई गुजरी हो चुकी हैं कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते। और उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा सरकार की जो रणनीति है कि किस तरीके से इवेंट्स को बड़ा बना के दिखाया जाए, हेडलाइंस में बने रहना, तो इस चीज़ को खुले तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बात की आलोचना की है। जो मौजूदा सरकार की जो रणनीति है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, वो लगता है कि टोटल फेलियर है। लेकिन साथ में ही कुछ सीख भी दी है मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि इस समय जो ज़रूरत है कि किस तरह से आम आदमियों के जेब में ज़्यादा पैसा डाला जाए। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसने कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में लोगों के हाथों में पैसा नहीं दिया। उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया कि अगर हम बार बार इस बात से डरते हैं कि अगर लोगों के हाथों में हम पैसे डाल देंगे तो लोग वापस काम पर नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा अमेरिका का सीधा साधा एग्जाम्पल है कि अमेरिका ने लोगों के जेबों में पैसे डाले और उसके बाद भी जब इकोनॉमी खुली तो लोग वापस वहाँ पर काम पर आ रहे हैं। तो ये मानना कि द पीपल विल नॉट रिटर्न, द वर्कफोर्स विल नॉट रिटर्न इज़ अ बेसलेस एंड एन अनफाउंडेड आर्ग्यूमेंट। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुले तौर पर इस बात को कहा है। साथ में जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि इस समय ज़रूरत है कि बैंकर्स यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसका कॉन्फिडेंस लाए ताकि वो लेंडिंग कर सके। साथ में ही जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने की बात कही है कि उसकी बहुत ज़रूरत है। साथ में उन्होंने कहा है कि जितने भी जो अनाउंसमेंट्स हुए थे, चाहे वो RBI के हों और जितने भी इंस्टीट्यूशनल बोर्ड्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है ताकि अगर लोगों को इन्वेस्ट करना पड़े या मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उनको दो बार सोचना ना पड़े कि वो भारत में क्यों इन्वेस्ट करें। उन्होंने कहा कि एक ऐसे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और जो भी रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि किस तरह से इन्वेस्टर, कंज्यूमर्स और आम आदमी के मन में वो कॉन्फिडेंस आए कि वो निडर होकर और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करे, खरीदारी करे। तो इस तरीके का एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। लेकिन साथ में जो बातें उन्होंने कही कि जो हालत इस समय है उसको देखकर नहीं लगता है कि जो मौजूदा रणनीति है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अर्थव्यवस्था जब ये तीनों बिल्कुल ख़राब हालत में हैं तो उन्होंने कहा है कि एक इतने बड़े इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन से भारत कैसे निकलेगा उसको लेकर आज बहुत गहरी चिंताएं हैं और उसको लेकर जितनी भी रणनीति हो सके वो जो मौजूदा सरकार है उसको एक अर्जेंट स्टेप समझकर तुरंत उस पर
कोई ना कोई एक अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मनमोहन सिंह का कहना है। लेकिन बात वही है कि मनमोहन सिंह ने इसके पहले भी बहुत सारी बातें कही हैं, डिमोनेटाइजेशन पे कहा था, उसके बाद जीएसटी को लेकर जो बातें आई, इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर उन्होंने लगातार इस बात को चेतावनी दी है मोदी सरकार को कि आपकी जो पहल है, आपके जो एक्शंस हैं, वो दे आर नॉट कमेंसुरेट विद द नीड्स ऑफ द आवर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मनमोहन सिंह की जो दिए हुए जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, क्या उन पर मोदी सरकार अमल करेगी? इस पर आपका क्या फीडबैक है और क्या कहा है इस पर मनमोहन सिंह ने, और क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, इस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, या शिलान्यास कह लीजिए, वो होना है। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट माना जा रहा है जिसके लिए बहुत सारे वीवीआईपीज आएंगे। आज 3 अगस्त है, महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस समय जमकर घमासान हो रहा है। और वो किस पर? कि 5 अगस्त का मुहूर्त जो है वो गलत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने इस बात को कहा है और शास्त्रार्थ की मांग की है कि शास्त्र के अनुसार जो बहस है वो होनी चाहिए। और जो हिंदू संत हैं वो इस समय चुप क्यों हैं? क्योंकि उनके अनुसार उनका ये कहना है कि जो 5 अगस्त का जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं है। जिस पर बीजेपी ने पलट कर कहा है कि ये बातें कांग्रेस क्यों कर रही है। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जिसने राम का कभी अस्तित्व समझा ही नहीं। उन्होंने कोर्ट में भी हलफनामा दिया है। इस बात को शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि कोर्ट में एक हलफनामे में कांग्रेस ने इस बात को कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी की भी उन्होंने बात कही और कहा कि राहुल गांधी ने तो बिल्कुल राम के नाम को माना ही नहीं। तो एक ऐसी पार्टी जो कि राम को मानती ही नहीं है, आज वो सवाल क्यों खड़े कर रही है? इस पर शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि कांग्रेस के लिए राम मंदिर या राम एक राजनीति का विषय हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए एक आस्था और विश्वास का विषय है। तो खैर, जो ये बार बार बातें उठ रही हैं कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस शिलान्यास को टाल देना चाहिए, शास्त्रार्थ के अनुसार एक बहस होनी चाहिए, तो इसको लेकर जमकर इस समय राजनीति हो रही है। आपको ध्यान होगा कि थोड़े दिन पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद ने भी मोदी जी को हिदायत देते हुए कहा था कि ये जो काल है, जो मुहूर्त है, वो शुभ नहीं है और ऐसे शुभ काल में कोई मंदिर निर्माण या घर का प्रवेश पूजन नहीं होता है। तो बार बार जो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी की जो एक आइडेंटिटी है, उसको लेकर आज पॉलिटिक्स हो रही कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन बड़ा राम भक्त है। अगर दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं कि 5 अगस्त का दिन शुभ नहीं है, तो आज वो भी एक न एक तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं भी उतना ही बड़ा हिंदू हूँ और राम की जो लेगेसी है वो सिर्फ बीजेपी की ही नहीं है, हमारी भी है, और हम भी राम के लिए उतना ही सोचते हैं। तो राम मंदिर का पूजन ज़रूर 5 अगस्त को है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच राम मंदिर के पूजन को लेकर, भूमि पूजन को लेकर, शिलान्यास को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। साथ में ये भी इस बात को लेकर भी क्रेडिट दिया जा रहा है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिलान्यास तो राजीव गांधी के समय में ही हो गया था, तो आज ये कैसा भूमि पूजन है, कैसा शिलान्यास है। तो एक तरीके से जिधर मोदी सरकार इस बात का क्रेडिट लेना चाह रही है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वो शिलान्यास अपने राज्य में करेगी, तो वहीं पर कांग्रेस इस बात को याद दिलाने से पीछे नहीं हट रही है कि जो शिलान्यास था वो वाकई में राजीव गांधी के टेन्योर के दौरान हुआ था। तो महज 48 घंटे से थोड़ा कम बचे हैं राम मंदिर के शिलान्यास और पूजन को लेकर, लेकिन राजनीति आप देख रहे हैं कि जमकर हो रही है। कहीं कहीं पर राम भजन, राम कीर्तन के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में एक अप्रोप्रिएट करने की जो एक होड़ है इस समय कि किसके राम है, कांग्रेस के या बीजेपी के, उस तरीके की एक राजनीति इस समय सामने आ रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्विटर पर भी इसको लेकर बहुत लोग लिख रहे हैं कि राम किसके हैं, कांग्रेस के या बीजेपी के। जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप हिंदू संत इस समय चुप क्यों हैं, उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि मुहूर्त को लेकर इस समय शास्त्रार्थ की बातें कही जा रही हैं कि किसको शास्त्र सही समझ में आ रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को। तो सारी जो चीज़ें हैं, इफ़ यू सी दैट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द हिंदू कल्चर, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द हिंदू ट्रेडिशंस। तो इसको लेकर इस समय बीजेपी और कांग्रेस में एक घमासान चल रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो हमारी अगली खबर है वो भी राम मंदिर को लेकर ही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और वहां पर जमकर
उन्होंने जो रिव्यू प्रिपरेशंस हैं उसका मुआयना किया और देखा कि किस तरीके के प्रिपरेशंस चल रहे हैं। आपको ध्यान दिला दें कि स्वतंत्रता दिवस भी बिल्कुल पास में है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट आ रही है कि टेरर स्ट्राइक भी हो सकता है, कोई आतंकवादी घटना अंजाम ले सकती है। तो 5 अगस्त का जो दिन है वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी की सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। उसी दिन पहली वर्षगांठ है धारा 370 को हटाए जाने की, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है। राम मंदिर का भूमि पूजन है, आर्टिकल 35 की भी हम बात कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के हिसाब से बीजेपी के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन है। अयोध्या का जहां तक सवाल है वहां पर ये बताया जा रहा है कि करीब 200 स्पेशल इन्वाइटीज़ वहां पर जाएंगे। लेकिन अभी जो खबरें ऐसी आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है बिकॉज ही इज़ टेस्टेड पॉजिटिव विद कोरोना। बातें ये भी आ रही हैं कि जितने भी कैबिनेट मंत्री उनके कांटेक्ट में थे उनको भी सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कितने वीवीआईपी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो वहाँ पर जा पाएंगे। उमा भारती ने पहले ही कह दिया है कि नहीं, ये इवेंट वो वर्चुअली अगर अटेंड करें तो ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से वो ज़्यादा डर गई हैं। तो एक बहुत सारे लोग हैं जो इस समय डरे हुए हैं, और ख़ासकर जब इतने बड़े नाम जब सामने आते हैं और बार बार ये कहा जाता है कि कोरोना का संक्रमण फैल गया है और हो सकता है वो इवेंट ना अटेंड करें, तो ऐसे में उस इवेंट का जो हाई प्रोफाइल बनाने की जो एक कोशिश थी बीजेपी की तरफ से, वो उसे कैसे करेगी। लाइव टेलीकास्ट की भी बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो 5 अगस्त का जो पूरा इवेंट है वो क्या शेप लेता है। लेकिन इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाएंगे, लेकिन भूमि पूजन के पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, क्योंकि ऐसा मानना है हिंदू शास्त्र में कि कोई भी शुभ काम करने से पहले, और खासकर राम से जुड़ा हुआ जब काम होता है, तो आप हनुमान का नाम पहले लेते हैं। तो पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद वो शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए जाएंगे। तो 5 अगस्त को दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अलग अलग बयानबाजियां भी होंगी, जैसा कि ऑलरेडी शुरू हो गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो इसको लेकर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। हमारी आखिरी खबर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का जो मामला है उससे जुड़ी हुई है। आपको ध्यान दिला दें कि इस समय मुंबई पुलिस और बिहार की पुलिस में जो एक टफ वॉर नज़र आ रही है कि बिहार पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ मुंबई पहुँचे हुए हैं। वो पूरे केस की छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत राजपूत के पिता के सिंह ने एक FIR दर्ज करते हुए कहा था कि जो पूरा मामला है वो संदिग्ध है। रिया चक्रवर्ती जो उनकी लिव इन गर्लफ्रेंड थी, सुशांत राजपूत के पिता का ये कहना था कि उन्होंने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जिसकी वजह से उन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज किया है, और पैसे गमन का मामला भी सामने आया है। तो इसको लेकर बिहार के जो IPS ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ मुंबई पहुँचे हुए थे। और आज विनय तिवारी जो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं, आज जैसे ही उन्होंने लैंड किया तो कल रात की देर खबरें आ रही थी कि विनय तिवारी who was heading the investigation from the Bihar police in the Sushant Rajput case has been forcibly quarantined, यानी कि उनको जबरन क्वारंटीन किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो उन्हें ये एलिगेशंस इस तरीके के आ रहे हैं कि उन्हें रहने की जगह नहीं मिली IPS मेस में, और उन्हें एक गोरेगांव में कहीं पर उन्हें रुकना पड़ा, यानी कि वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया। उसके बाद उन्हें जबरन क्वारंटीन किया गया है। ये बात किसके हवाले से आ रही है? बिहार के जो DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि विनय तिवारी हैज़ बीन क्वारंटीन्ड फोर्सिबली, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जबरन क्वारंटीन बिल्कुल नहीं है, और जो हमारी जो मौजूदा गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जब आप लैंड करेंगे तो आपका क्वारंटीन होना ही होता है। लेकिन अगर उनका जबरन क्वारंटीन नहीं है तो उधर से ये खबरें आ रही हैं कि अब उन्हें लिख कर देना होगा एक एप्लीकेशन के ज़रिए कि उनके क्वारंटीन के जो डेज़ हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ क्वारंटीन, वो अगर लिख कर मांगेंगे तो उससे कम किया जा सकता है। इसी बीच बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा है कि दिस पॉसिबल क्वारंटीन इज़ इनअप्रोप्रिएट, यानी कि जिस तरीके से जबरन तरीके से उन्हें क्वारंटीन किया गया है विनय तिवारी को, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में एक 40 सेकेंड का वीडियो भी सामने आया है विनय तिवारी का कि उन्हें क्वारंटीन किया गया है, उनके हाथ पे क्वारंटीन का स्टैंप है। तो एक जो टफ वॉर नज़र आ रही है बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में, वो इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि बहुत सारे एंगल्स हैं सुशांत राजपूत के केस में। पहली बात तो ये कि क्या बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म के एलिगेशंस लग रहे हैं, फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लग रहे हैं, वो सही है या नहीं सही है? क्या सुशांत राजपूत की जो आत्महत्या का मामला है वो हत्या का मामला है या नहीं? इसको लेकर दोनों जगह से इस समय इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं।
है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आज बिहार के जो ऑफिशियल्स हैं उनको मना क्यों कर रही है? इज इट एन इम्पेंजमेंट ऑन द फेडरल ऑटोनॉमी? एक तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार की पुलिस वहाँ पर जब पहुंची तो दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि बिल्कुल उनको आइए और आपको परमिशन मिल जाएगा। इधर भी जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए ने वहाँ पर सीबीआई की जांच की मांग की है कि एक पॉपुलर सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, उनका नाम था, उन्होंने खूब पैसे कमाए थे और एक ऐसी संदिग्ध सिचुएशंस में जिस तरह से आत्महत्या हुई है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सही नहीं है। तो ऐसे में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। बहुत सारी इस समय कॉन्स्पिरेसी थियरीज फ्लोट कर रही हैं कि क्या सुशांत राजपूत की जो आत्महत्या का मामला है वो रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ है। इस पर पुष्टि करना इस समय मुश्किल है, लेकिन इस समय कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत सारी फ्लोट कर रही हैं। उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बिना जाते हुए मैं ये कहूंगी कि जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि अब एफआईआर पटना से भी लॉन्च हो गई है और जो कैवियट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है सुशांत के पिता के सिंह ने, तो उसको देखकर यही लगता है कि अगर दोनों राज्यों की पुलिस इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो मामले की तह तक पहुंचना आसान होगा। लेकिन ऐसे में जो एक पॉलिटिकल वॉर एक जमकर इवॉल्व हो रही है बिटवीन उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार, वो कुछ उचित सी नहीं लगती और वो अनवांटेड सी भी लग रही है कि इस समय इसको पोलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। बिहार का एंगल समझ में आता है, नीतीश कुमार का एंगल समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर बिहार में चुनाव है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ये एक वॉर ऑफ ईगो क्यों बन गया है, ये किसी की समझ के परे है। इसमें क्या मुश्किल बात है कि अगर दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर अगर सुशांत राजपूत के मामले को सॉल्व करती हैं तो उससे बड़ी और क्या बात होगी। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, जिस तरह से एनडीए और बीजेपी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं वो सुशांत राजपूत के पिता का केस लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल जरूर जुड़ा हुआ है क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और वहाँ पर एक पॉपुलर सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। जब भी आप देखते हैं कि पॉपुलर सेंटिमेंट अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसको पॉलिटिकल ओवरटोन्स दिए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा केस वहीं पर अटक रहा है। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मुझे लग रहा है कि कहीं इस ईगो वॉर में कहीं पीछे ना रह जाएं। इस पर आपका क्या सोचना है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। You can follow me on Twitter @Neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback on this particular email ID. Thanks for watching. It's not fake.